हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉगिन चैनल। मैं हूं सुप्रिय मणि शुक्ल। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की थर्ड क्लास में हाइड्रोस्फीयर जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जलमंडल से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि ये टॉपिक पूरा पढ़ने को बैठेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। पीडीएफ मैं पूरी शेयर कर दूंगा आपको, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ मैं क्लास में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में महासागर आपसे पूछे जा सकते हैं और बढ़ते हुए क्रम में पूछे जा सकते हैं। तो दोनों ही आप याद कर लीजिएगा। प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, अंध महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर। तो ये क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में महासागर हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। फिर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर जो है वो पूर्व में उसके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आता है, पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। ये देखिए, ये एक मैप बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। ये है आर्कटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, ये है प्रशांत महासागर और ये है दक्षिणी महासागर। और इधर भी प्रशांत महासागर आएगा, क्योंकि ये गोल गोल होता है ना मैप, आप जानते हैं ग्लोब जो होता है वो गोल गोल होता है। तो प्रशांत महासागर के उत्तर दक्षिण में पूछा जा सकता है कि क्या क्या है। तो उसके लिए प्रशांत महासागर के नॉर्थ में क्या पड़ रहा है, आर्कटिक महासागर, ईस्ट में उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, साउथ में इसके प्रशांत महासागर के साउथ में क्या पड़ रहा है, दक्षिणी महासागर, और वेस्ट में क्या पड़ रहा है, एशिया व ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद कर लीजिएगा कि क्या क्या पड़ता है। ठीक है। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है पूछा जाएगा, तो इंडोनेशिया प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। बाकी कुछ चर्चित द्वीप कौन कौन से, जापान, फिलीपींस, ताइवान और पापुआ न्यू गिनी, है ना। पूछा जा सकता है कि पापुआ न्यू गिनी या कोई भी किस महासागर में है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है। मैरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है, और इसकी गहराई कितनी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको बताई थी कि कितनी गहराई, सॉरी सेकंड क्लास में, जो कल की क्लास हुई थी उसमें बताई थी कि इसकी गहराई कितनी है। अटलांटिक महासागर के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पूर्व में यूरोप अफ्रीका है, दक्षिण में दक्षिणी महासागर है और उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका है अटलांटिक महासागर के पश्चिम में। तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये बना दिए हैं। ठीक है। इसके प्रमुख द्वीप कौन सा है, ये है ग्रीनलैंड द्वीप, है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, ग्रीनलैंड द्वीप। ये भी पूछा जा सकता है कौन से महासागर में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि विश्व की सबसे गहरी खाई जो है वो प्रशांत महासागर में, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अटलांटिक महासागर में है ना। उसके अधिक चर्चित द्वीप कौन से हैं, एक तो बरमूडा ट्रायंगल किस में पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो अटलांटिक महासागर में पड़ता है। बाकी वेस्ट इंडीज, क्यूबा, ये सब किसके हैं, अटलांटिक महासागर के द्वीप हैं। हिंद महासागर के बारे में देख लेते हैं कि एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नामकरण किसी देश है अर्थात हिंदुस्तान के नाम से हुआ, ना प्रशांत का हुआ ना अटलांटिक का हुआ, ये केवल हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो हिंदुस्तान के नाम से हुआ। ठीक है। और ये ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसूनी पवनें अपनी दिशा बदल देती हैं, एकमात्र महासागर है जिसमें। ठीक है। इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या पड़ता है, इसके पूर्व में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और दक्षिण में दक्षिणी महासागर पड़ता है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो द्वीप है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसके अन्य चर्चित द्वीप है श्रीलंका, मालदीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है। तो ये महासागर से संबंधित क्वेश्चन है, महासागर से संबंधित ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने देख लिए। अब लवणता से संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये साइंस का भी टॉपिक है और ज्योग्राफी में भी आएगा। ठीक है। तो महासागर, ये भी महासागरों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, क्योंकि महासागरों का जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा लवण युक्त होता है, और उसकी जो लवणता होती है उसको औसत लवणता महासागरों की 35.1 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। 35.1 ग्राम प्रति हजार ग्राम, ये भी पूछा जाता है, इसलिए ये याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला फैक्ट है। ठीक है। महासागरों में घुले हुए लवणों की मात्रा और महासागरीय जल के भार के अनुपात को महासागर की लवणता कहते हैं। लवणता मापी यंत्र क्या है, सेलिनोनेक्टर, सेलिनोनेक्टर। ये भी पूछा जा सकता है कि सेलिनोनेक्टर क्या मापता है, तो लवणता मापी यंत्र है। लवणता, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समलवण रेखा। ठीक है। 1884 में चैलेंजर डिमांड ने सागर में अधिक अधिक लवणता युक्त सागर देर में जमता है और बाष्पीकरण की दर भी न्यून होती है। 1884 में चैलेंजर डिटमांड ने भारत सागर में 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया। कितने प्रकार के लवणों का पता लगाया, 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ये NaCl,
ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बाकी आपको साथ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लवणता का वितरण जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ज़्यादा जहाँ ज़्यादा तापमान जो है वो हाई है तो वहाँ बाष्पीकरण हाई होगा और लवणता कम हो जाएगी। ठीक है, लवणता कम हो जाएगी, शुद्ध जल की मात्रा होगी, क्योंकि बाष्पीकरण हाई है उससे वर्षा की मात्रा होती है और वर्षा से शुद्ध जल की मात्रा बढ़ती है और लवणता हो जाती है कम। तो ये है याद करने वाली चीज़। बाकी ये चीज़ें जो इस पीडीएफ में दी गई हैं वो सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ये पीडीएफ मैं पूरी शेयर कर दूंगा, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें या पीसीएस का एग्जाम देना हो उसके लिए पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब महासागरीय जलधाराओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो जलधाराएं होती हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कौन सी जलधाराएं गर्म है और कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं, है ना। इसी तरीके से जो जलधाराएं होती हैं उसके बारे में आगे देखते हैं। महासागर की सतह पर जो जल का क्षैतिज प्रवाह होता है उसे जलधारा कहते हैं, जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में ही बहती है। हालांकि परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जल, ये चित्र बना के भी पूछा जा सकता है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है। जलधारा आपको मैं समझाने के लिए बता दूं ऐसे है, और जो इस तरीके से पानी चलता है उसे क्या कहते हैं, अप वेलिंग, और जो इस तरीके से चलता है उसे डाउन वेलिंग, और जो जैसे जलधारा इस दिशा में जा रही है तो पानी जो नीचे इस दिशा में जाता है उसे सरपड़ कहते हैं, और अगर जलधारा इस दिशा में जा रही है और पानी इस दिशा में जा रहा है तो जो विपरीत दिशा में नीचे जाता है उसे सरपड़ कहते हैं। तो ये बस इतनी चीज जान लीजिए कि जलधारा क्या होती है, सरपड़ क्या होता है, अप वेलिंग क्या होती है, डाउन वेलिंग क्या होती है। यहाँ लिखा हुआ है कि महासागरीय जल के अंदर की परतों में जल का ऊपर आना अप वेलिंग, ऊपर की परतों से जल नीचे जाना डाउन वेलिंग, और एक दूसरे के समांतर विपरीत दिशा में बहना, ये एक दूसरे की जलधारा इधर है और सरपड़ इधर है। तो जलधारा और सरपड़ एक दूसरे की दिशा में बहते हैं, है ना। ड्रिफ्ट क्या होती है, ड्रिफ्ट जो होती है पवन के द्वारा उत्पन्न सबसे कम गति होती है इसमें, तो ये ड्रिफ्ट कहलाती है। करंट जलधारा होती है वह विभिन्न कारकों द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें जो पृथ्वी का झुकाव है और बाकी बहुत से कारक काम करते हैं। और स्ट्रीम होती है जलधाराओं का समूह, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम। इतनी गहराई में जाके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अब इसके आगे आ जाइए, जलधाराओं के प्रकार होते हैं। गर्म जलधारा होती है और ठंडी जलधारा होती है। गर्म जलधारा में तापमान अधिक रहता है और ये 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ तक होती हैं। और ठंडी जलधारा तापमान कम होता है, ये उच्च से निम्न अक्षांश की ओर बहती हैं। ठीक है, गर्म जलधारा निम्न से उच्च अक्षांश की ओर, ये पूछा जा सकता है गर्म जलधारा किस तरफ, तो निम्न से उच्च अक्षांश की ओर। ठंडी जलधारा उच्च से निम्न अक्षांश की ओर बहती है, प्रवाहित होती है। आप प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी प्रमुख हैं, तो वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। क्यूरोशिवा जलधारा जापान की, सुषमा जलधारा जापान सागर, अलास्का जलधारा अलास्का, एल नीनो जलधारा पेरू, हमने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया भी था। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, और ठंडी जलधारा ओयासियो रूस व अलास्का को अलग करती है, ये बेरिंग की संधि स्थित है। कैलिफोर्निया जलधारा कैलिफोर्निया यूएसए में, पेरू जलधारा हम्बोल्ट जलधारा और ओखोस्टक जलधारा। ठीक है, अटलांटिक महासागर की कौन सी जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा जलधारा, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद कर लेंगे, तीनों, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आप ये समझिए, अगर आपने ये एक पेज याद कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा। नॉर्वे जलधारा, नॉर्वे में ये गर्म जलधारा, आपसे ये पूछा जाएगा कौन सी गर्म जलधारा कौन सी ठंडी। ठीक है, तो ठंडी जलधारा में कैनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, ग्रीनलैंड जलधारा और बेंगुएला जलधारा। हिंद महासागर में मोजाम्बिक जलधारा, मेडागास्कर जलधारा, अग्लुहास जलधारा। ठंडी जलधारा सोमाली, पश्चिम ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग। ठीक है, ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वार भाटा न्यूटन के संतुलन सिद्धांत के अनुसार सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी के आकर्षण एवं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न अवकेंद्री बल के सम्मिलित प्रभाव को ज्वार भाटा कहते हैं, है ना। आकर्षण बल वो कम होता है और अभिकेंद्री बल ज्यादा होता है तो अप्रत्यक्ष ज्वार आता है, और आकर्षण बल अधिक होता है अभिकेंद्री बल कम होता है तो प्रत्यक्ष ज्वार आता है ना। न्यूटन ने यह बताया था कि चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मूल कारण चंद्रमा का आकर्षण बल है। तो आपके लिए इसमें बस काम की इतनी बात है कि चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वही ज्वार भाटा का मूल कारण है। ज्वार भाटा का मूल कारण चंद्रमा का आकर्षण बल है। ठीक है, ये सब आपको छोड़ना, ये सब आपको नहीं पढ़ना, उपभू अपभू, है ना। ये पढ़ लीजिए, कनाडा की फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ऊंचे और सर्वाधिक मात्रा में ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा सबसे अधिक कहाँ आते हैं, तो कनाडा की फंडी की खाड़ी में, है ना। और भारत में अरब सागर में सबसे अधिक ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है,
भारत में वर्षा के प्रकार के बारे में एक बार देख लेते हैं। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे एक आध बार क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने इसको इस पीडीएफ में इंक्लूड किया। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, ये 3 प्रकार की वर्षा है, संवहनी, चक्रवाती और पर्वतीय वर्षा। संवहनी वर्षा जो होती है वो अधिक तापमान के कारण संवहन तरंग के रूप में वायु के ऊपर उठने पर होता है। संवहनी वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। पर्वतीय वर्षा कैसी होती है? पर्वतीय वर्षा के बारे में अगर अधिक पढ़ना तो इस तरीके से पढ़ लीजिए। अभी आपको हमने ये बताया कि 3 प्रकार की वर्षा होती है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में वर्षाओं के कितने प्रकार हैं, तो आप बता देंगे 3 प्रकार हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो इसको विस्तार से पढ़िएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता इसको विस्तार से आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। ठीक है। अब भारत में खनिज संसाधन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। ठीक है। तो तट के समीप छिछले भाग को क्या कहते हैं? ऑफशोर, अपतट। और भारत अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मूल के अपतटीय क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है। यह भी पूछा जा सकता है, कोई भी देश, भारत ही नहीं, अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील के अपतटीय क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है। ये एक क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की आधार रेखा को कहाँ से नापा गया है? चेन्नई के तट से नापा गया है। कहाँ से नापा गया है? चेन्नई के तट से नापा गया है। 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जिसे EEZ कहते हैं। समुद्री संसाधनों पर केवल किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, किसी स्थानीय सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। मुंबई हाई से भारत का पेट्रोलियम उत्पाद का 60% और तमिलनाडु के रावा अपतट से 30% पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। भारत में जो कुल खनिज पाए जाते हैं उसमें प्राकृतिक और पेट्रोलियम का मूल्य सर्वाधिक है। भारत में पेट्रोलियम टर्सरी युग की चट्टानों से मिलता है, जबकि कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। ये पूछा जाता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों से सबसे अधिक मिलने वाला खनिज कौन सा है, तो वो है कोयला। और पेट्रोलियम किस युग की चट्टानों से मिलता है? टर्सरी युग की चट्टानों से मिलता है। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आपको जितना पढ़ना हो पढ़िएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने आपको 12-13 मिनट में कंप्लीट कर दिया है। बाकी 22 पेज की PDF है, आप चाहेंगे तो उसको पूरा पढ़िए। मेरी आपसे यही राय होगी कि जो जो मैंने पढ़ाया है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आगे बढ़िए, क्योंकि समय कम है, तैयारी बहुत करनी है। लेकिन अगर गहराई से पढ़ने की इच्छा हो तो टेलीग्राम पे आपको PDF मिलेगी, आराम से पढ़िएगा। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मिशन APO लिखना मत भूलिएगा। आप लोग लिखना बंद कर देंगे, आगे मुझे पढ़ाने का उत्साह खत्म होगा और आपके लिए ही अच्छा कंटेंट नहीं आएगा। तो मिशन APO जरूर लिखिए, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। कल मिलेंगे 4th क्लास बर्ड ज्योग्राफी में। धन्यवाद।